वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदी अली और आज आप लोग लाई हुई बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टेस्टिंग एनी टाइम। इस महीने भारत में महाकुंभ मेला चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है ये, जिसमें सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हिंदूज आकर हिस्सा ले रहे हैं। I come here, I practice yoga in Brazil, my country, and I come here to look for moksha. इस मेले की एक स्पेशलिटी ये है कि इस मेले में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं भारत के लेजेंडरी नागा साधुज। नागा साधुस के बारे में अक्सर लोगों का परसेप्शन बहुत लिमिटेड रहा है कि भाई ये कपड़े नहीं पहनते, चिता की राख लगाते हैं, सारा समय अपना ईश्वर की ध्यान में लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नागा साधुस एक्चुअली कितने लेजेंडरी हैं हमारी हिस्ट्री में? क्या आपको पता है कि थ्रू द सेंचुरीज इन साधुओं ने हमारे धर्म और कल्चर की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? इन नागा साधुओं को भारत के धर्म का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है और आज मैं आपको बताता हूं भारत के नागा साधुस की वो अनटोल्ड स्टोरी जो आपको ना कभी मीडिया ना कभी आपके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं नागा साधुस के बारे में, द शील्ड ऑफ धर्मा। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, जब से नागा साधुओं ने कुंभ मेले में शामिल होना शुरू किया है, तब से कुछ लोग उन पे तंज कसे जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हो, राजस्थान महिला कांग्रेस सेक्रेटरी हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, और बची कुची जो कसर थी वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जीवीज और आंदोलन जीवियों ने पूरी कर दी। बड़ी कोशिश की जा रही है नागा साधुओं को अटैक करने की, उनको मीम मटेरियल बनाने की। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नागा साधुओं को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिन्हें हिंदू धर्म से प्रॉब्लम होगी उन्हें ऐसी सभी चीजों से प्रॉब्लम होगी जो हिंदू धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखिए, गब्बर को अगर गांव लूटना है, इसीलिए तो गब्बर को वीरू और जय और ठाकुर से प्रॉब्लम है, क्योंकि गब्बर और गांव के बीच में यही तीन तो खड़े हैं। देखिए, नागा साधुस को भी इसलिए अटैक किया जाता है क्योंकि नागा साधुस का ओरिजिन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। नागा साधुस को एक तरह से सनातन धर्म की रिजर्व फोर्स भी माना जाता है। इनको प्रोटो सिख समझ लीजिए आप। जिस तरह से सिख ऑर्डर का गठन किया गया था धर्म की रक्षा करने के लिए, उसी तरह से नागा साधुस का भी गठन किया गया था। आदि शंकराचार्य के समय पर जब इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गए थे, इस कठिन समय में आदि शंकराचार्य ने रियलाइज किया कि अगर हिंदू धर्म और संस्कृति को इस्लामिक इन्वेडर्स से बचाना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हिंदुओं को शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। धर्म के ज्ञान के साथ साथ धर्म के लिए लड़ना भी आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने देखा कि धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की जरूरत है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी ऑर्डर की स्थापना की, जो न सिर्फ केवल धर्म का पालन करेंगे बल्कि हिंदू सभ्यता और भारत की असली पहचान की रक्षा भी करेंगे। नागा साधु इसी परंपरा का हिस्सा है। नागा साधुओं को प्रॉपर इसीलिए शस्त्र ट्रेनिंग मिलती है और इनको अलग अलग अखाड़ास में अल्टीमेटली फिर डिवाइड किया गया रेजिमेंट्स की तरह, जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इन सारे अखाड़ों में नागास को ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए अक्सर 12 साल का संकल्प लेना पड़ता है। वहां आपको तलवार, भाला और त्रिशूल का इस्तेमाल सिखाया जाता है। नागा साधुस की ट्रेनिंग काफी इंटेंस होती है और उसमें कई मार्शल आर्ट्स के डिसिप्लिन्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि रेसलिंग, खड्ग विद्या, तलवार चलाने की कला जिसमें तलवार को खींचना और प्रिसिजन कटिंग का इस्तेमाल शामिल होता है, गदा युद्ध, मेस फाइटिंग टेक्निक्स। जो ज्यादा ताकतवर और बल्कि साधु होते हैं उनके लिए ये आर्ट परफेक्ट माना जाता है। आज भी कई नागा साधुस इन ट्रेडिशंस का पालन करते हैं। कुंभ मेला जैसे रिलीजियस इवेंट्स पे मॉक जाउस्ट्स और वेपन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं। नागा साधुस अपनी वॉरियर स्पिरिट को अपने एस्थेटिक प्रैक्टिसेस के साथ बैलेंस करते हैं। उनकी मार्शल
मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एक्चुअली उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और फिजिकल स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो उनके हिस्टोरिकल रोल को रिफ्लेक्ट करता है एज एसेटिक वॉरियर्स जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी खड़े रहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ नागास की वो कहानी जो टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं दिखाई देती, कि कैसे उन्होंने थ्रू द सेंचुरीज भारत के और भारत के धर्म की रक्षा की है। 11वीं सेंचुरी के बाद देखिए भारत के कई हिस्सों पर इस्लामिक इन्वेडर शुरू हो गए थे। महमूद और गजनी से लेकर दूसरे इन्वेडर्स ने हिंदू मंदिरों को अटैक किया, उनको लूटा, उनको तोड़ा। एक मिडिवल हिस्टोरियन फरिश्ता ने लिखा है कि नागा साधुज ने इस्लामिक इन्वेडर्स की आर्मी के खिलाफ अपनी एक छोटी सी टोली बनाकर भिड़ा दी थी। उन्होंने गिरिल्ला टैक्टिक्स और हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इन्वेडर्स को खदेड़ा और अपने एरिया के मंदिरों को बचाया। 1024 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का इरादा किया और वहां पे भी नागा साधु की एक छोटी सी टोली ने गजनी की विशाल सेना के खिलाफ अपने आप को भिड़ा दिया। और इस छोटी सी टोली ने इतनी बड़ी आर्मी को काफी लंबे समय तक रोक के रखा था। हालांकि अल्टीमेटली गजनी की जो आर्मी थी उसका साइज बहुत बड़ा था एंड दे वर एबल टू ओवरवेल्म द नागा साधु आर्मी। इसके बाद भी नागा साधुओं के कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं इस्लामिक इन्वेजन को रेजिस्ट करने के। बाबा बालानंद के नेतृत्व में नागा साधुओं की एक टोली ने तो शहाबुद्दीन घोरी के खिलाफ दूसरी तरह की लड़ाई भी लड़ी थी। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ में अकबर के मुगल फोर्स का सामना कर रहे थे तब कई नागा साधुओं ने उनका साथ दिया था। ये युद्ध राजस्थान के चपली तालाब और रनकड़ा घाट के बीच किया गया था, जिसमें मुगल सेना को नागा साधुओं की मदद से बहुत बुरी तरह हराया गया था। आज भी वहाँ उन सन्यासियों की समाधियां हैं जिन्होंने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप और हिंदू धर्म की मदद की थी। इतना ही नहीं, जब 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ आए दिन नए नए अत्याचार इजाद कर रहा था, तब भी नागा साधुज ने औरंगजेब की बहुत साहस से विरोध किया था। 1664 में जब औरंगजेब के जनरल मिर्जा अली तुरंग ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, तब भी हजारों नागा साधुओं ने उसकी सेना का सामना किया, उसकी आर्मी को खदेड़ भगाया और उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट किया। और इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा औरंगजेब की आर्मी को कि 1669 तक 5 साल तक दोबारा हमला नहीं किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर पर। इस घटना का जिक्र जेम्स जी लॉकनफेल की किताब में द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया गया है। 1666 में औरंगजेब की सेना ने लोकेशन चेंज किया और हरिद्वार कुंभ पर हमला करने की कोशिश की। तब भी वहां पर लोकल्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया औरंगजेब की आर्मी के खिलाफ, जिसमें कई नागा साधुज भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने वहां से भी औरंगजेब की सेना को खदेड़ भगाया। मथुरा में भी जब औरंगजेब का अटैक हुआ, जब वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब वहां पर हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था, तब नागा साधुओं ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए वहां पर भी हथियार उठाए। वहां पर भी नागा साधुओं ने औरंगजेब की आर्मी जो अब्दुल नबी खान के अंदर थी उसको बहुत तगड़ी टक्कर दी। और जगह जगह पर जहां जहां पर औरंगजेब एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था या हिंदुओं पर या मंदिरों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, वहां वहां पर उसे नागा साधुओं से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था। और इतना परेशान हो चुका था औरंगजेब कि अल्टीमेटली उसने बाकायदा एक फरमान जारी किया कि भाई आज से किसी भी नागा साधु को हथियार रखने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 1751 में अफगानिस्तान से एक लुटेरा आता है अहमद अली बंगश। उसने भी हिंदुओं को मारने के लिए प्रयागराज कुंभ पर हमला किया था और तब ऑलमोस्ट 50,000 नागा साधु एकजुट हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से इन अफगानों पर टूट पड़ते हैं। और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इस अफगान सेना को धोया है कि उन अफगानियों के पास पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चले गए। उसके बाद अफगानिस्तान का एक और लुटेरा आता है अहमद शाह अब्दाली। वो जब चौथी बार भारत आया तो उसने अपने कमांडर्स को ये ऑर्डर दिया कि मथुरा और वृंदावन के सभी मंदिरों से धन लूट लिया जाए और मंदिरों को तोड़ दिया जाए। और जब अफगान सेना मथुरा और वृंदावन पहुंची और वहां पर ये अत्याचार करना शुरू किए, कई लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया, कई हिंदू महिलाओं ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इस अत्याचार को, इन एट्रोसिटीज को देखकर नागा साधुज को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अफगान सेना से बदला लेने का प्रण लिया। और जब अफगान सेना गोकुल से हमला करके निकली तो उनका सामना 4000 नागा साधुओं से हुआ जो वेपन्स लेकर तैयार खड़े थे उनके लिए। अफगान सेना को लगा कि भैया इन्होंने तो कपड़े तक नहीं पहन रखे हैं, ये क्या लड़ेंगे हमसे। लेकिन कुछ ही घंटों के युद्ध में नागा साधु ने इस आर्मी को हरा दिया। इनफैक्ट इस जंग में अराउंड 4000 की नागा साधुज की सेना 10,000 प्लस अफगान सोल्जर्स पर अकेले भारी पड़ गई थी। उनके लीडर सरदार खान को समझ आ गया कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है, जिसके कारण अफगान सेना को अपनी पूरी आर्मी के साथ रिट्रीट करना पड़ा। और देखिए कि जिस समय पर भारत में मराठा एम्पायर का राइज हुआ, जब मराठा एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और इस्लामिक इन्वेडर्स को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था और हिंदवी स्वराज को स्थापित किया जा रहा था, उस समय हजारों नागा साधुओं ने वॉलंटरीली मराठा आर्मी को ज्वाइन किया था, स्पेशली तब जब वो नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे थे। मराठा आर्मी में नागा साधुओं के रोल को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। कई मराठा रूलर्स ने उनके साथ अलायंस बनाकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़े हैं, जिसमें महादाजी शिंदे का भी एक नाम था, जिनकी आर्मी में कई नागा साधु रिक्रूट किए गए थे। वो मानते थे कि नागा साधु बहुत ही डिवोटेड और फियरलेस वॉरियर्स हैं।
कितनी भी डिफिकल्ट जंग क्यों ना हो, नागा साधु लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और पीछे हटने तक का नाम तक नहीं लेते। इनफैक्ट जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आया था 1761 में, उसमें भी 5000 नागा साधुज ने मराठास के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई की थी। मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ नागा साधुओं के फियर्स वॉरियर टैक्टिक्स से बहुत इंप्रेस भी हुए थे। इनफैक्ट 1761 की हार के बाद मराठास ने इवेंचुअली रिकवर किया और 1803 में वापस दिल्ली को कैप्चर किया और नॉर्थ इंडिया में फिर से मराठाओं का परचम लहराया गया। इस 1803 की जीत में भी नागा साधुओं को रिक्रूट किया गया था मुगलों से लड़ने के लिए। इसी तरह से नागा साधुज के हिंदू एम्पायर्स को डिफेंड करने का और सपोर्ट करने का ना जाने कितने इंस्टेंसेस हैं। लेकिन क्या आपको एक भी इंस्टेंस ऐसा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा? 10 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, और सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स के साथ ही नहीं बल्कि यूरोपियन इन्वेडर्स के खिलाफ भी नागा साधुओं के लड़ने के इंस्टेंसेस हैं। 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स ने गोवा इंक्विजिशन शुरू की थी और हिंदुओं को परसिक्यूट करना शुरू किया था, उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तब भी वहां पर भी माना जाता है कि सन्यासियों ने इनके खिलाफ एक्टिव रेजिस्टेंस दिया था। पोर्चुगीज इतना परेशान हो गए थे इनकी रेजिस्टेंस से कि इन्होंने बाकायदा इनकी एक्टिविटी से परेशान होकर गोवा में उनकी एंट्री को रोक दिया था, ऑफिशियल एडिक्ट देकर। इन डिक्रीज में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था कि आर्म नागा साधुस पुर्तगालियों के एजेंडा के लिए एक थ्रेट है। इसके रिस्पॉन्स में नागा साधुओं ने कई बार पोर्चुगीज फोर्सेस के साथ लड़ाई की थी, कई रेड्स किए थे पोर्चुगीज के खिलाफ, और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आज गोवा में सभी आनंद एंथनी नहीं हो गए हैं। पुर्तगालियों के बाद फिर जब अंग्रेज इंडिया में घुसते हैं और 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रैपिडली इंडिया में एक्सपैंड करने लगती है वॉर्स और ट्रीटीज के थ्रू, तब भी वहां पर नागा साधुज ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ खड़े होते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकल अकाउंट्स दिखाते हैं कि नागा साधुओं ने बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की थी। इतना ही नहीं, नागा साधुओं ने इसके बाद भी लगातार ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कंफर्म करते हैं कि नागा साधुज का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी बड़ा रोल रहा है 1857 में। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद इस बात को दिखाते हैं कि जब रेबल सिपॉइज ने दिल्ली की सीज की थी उसमें नागा साधुज भी इन्वॉल्व थे। बदली की सराय में एक भयंकर बैटल हुआ था जहां नागा साधु फाइटर्स ने ब्रिटिश कंटिंजेंट्स पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला किया था। स्कॉलरली रिसर्च ये दिखाता है कि नागा साधुओं ने नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेगुलर रेजिस्टेंस दिया है 18th सेंचुरी में। इनफैक्ट 1857 में नागा साधुज जो थे वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए और रेबल सिपॉइज के लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। उसके बाद आपने शायद नाम सुना होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो सन्यासी आंदोलन हुआ था, उसमें नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सन्यासी मूवमेंट लॉन्च किया था। उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पर हेवी टैक्सेस लगाए जाने को बहुत रेजिस्ट किया था। ब्रिटिशर्स की लूट की वजह से 1770 का ग्रेट बंगाल फैमिन हुआ था जिसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मार दी गई थी। सन्यासीज ने इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिशर्स को ओपनली कई फ्रंट्स पर चैलेंज किया। सन्यासी जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट थे और अंग्रेजों पर हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। ये लोग पहाड़ी और जंगल इलाकों को बहुत अच्छे से जानते थे और वहां पर जाकर अक्सर छुप जाते थे जहां पर ब्रिटिश उनको ढूंढ ना पाए। और अंग्रेजी एम्पायर, ब्रिटिश राज की पूरी कोशिश और पूरी ताकत के बावजूद ये रिबेलियन, आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 साल तक चला, जो दिखाता है कि ये सन्यासी कितने रेजिलिएंट थे और कितने जिद्दी थे। और इस रिबेलियन की वजह से आगे के कई आंदोलनों को प्रेरणा भी मिली, जैसे 1799 का रिबेलियन और 1855 का संथाल रिवोल्ट। और ये मूवमेंट सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि बंगाली लिटरेचर और कल्चर पर भी इसका एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी मशहूर नॉवल आनंद मठ लिखी थी, जिस नॉवल ने इसी रिवोल्ट से प्रेरणा ली थी। इसी नॉवल का गाना है वंदे मातरम, जो बाद में इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन जाता है, जो भारत में देशभक्ति का सिंबल माना जाता है। और इनके कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स को भी मजबूरन टैक्स कलेक्शन में थोड़ी गिरावट करनी पड़ी। 1947 तक कुंभ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट वेन्यू माना जाता था। यहाँ देश को आजाद करने की हुंकार भरी जाती थी। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तब नागा साधुज ने भी उसको सपोर्ट किया था और उसमें अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने को कहा। ये है हमारी भारत की हिस्ट्री में नागा साधुओं का एक इनवैल्यूएबल अनटोल्ड कंट्रीब्यूशन जो हमें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाती हैं। नागा साधु अपनी अलग और इंटेंस तपस्वी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज से एक लिविंग लिंक की तरह है। आज के टाइम में कुछ नागा साधु लीडर्स भी अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गंगा की पोल्यूशन के बारे में आवाज उठाकर। आजकल कई अखाड़ों में फीमेल नागा साधुस का भी इमर्जेंस होने लग गया है, तो औरतें भी स्पिरिचुअल मूवमेंट की लीडरशिप ले रही हैं। आज भी हर कुंभ मेले में ये इकट्ठा होकर ये मैसेज देते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नागा साधु आज भी सनातन के लिए खड़े हैं। नागा साधु जो हैं वो भारत के लोगों को 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स देते हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ लेसन लेकर जाएं तो ये 2 लेसन्स हैं। पहला कि देखिए, भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़ा क्लेम करते रहते हैं ना कि 80 ने हिंदुओं ने बचाया सी, लेकिन ये जो नागा साधु है ना वो ऐसे इनसिक्योर
और सुप्रेमेसिस्ट सोच को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। ये नागा साधु प्रूव है कि इंडियन सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं थी। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भारत पर एहसान नहीं किया है। भारत के हर कोने ने अपना खून दिया है अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए। चाहे ईस्ट में अहोम हो, साउथ में विजयनगर एम्पायर हो, वोडेयार्स हो, वेस्ट में मराठा हो, राजपूत हो, नॉर्थ में जाट हो, सिख हो, गोरखा हो, डोगरा हो, गढ़वाली हो, इन सब लोगों ने अपने देश के लिए खून बहाया है अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी एक कम्युनिटी का एहसान नहीं है इस देश पर। दूसरी बात यह है कि हर भारतीय को अपना और अपने देश का बचाव करना आना चाहिए, क्योंकि भारत की रक्षा सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। यह विजन देखिए आदि शंकराचार्य का था और यही विजन कई सेंचुरीज के बाद वीर सावरकर का भी था, जब उन्होंने भारत की आजादी के समय पर हिंदूज को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया था। दोनों का मानना था कि हिंदुओं को लड़ना सीखना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। उन दोनों का मानना था कि अगर अपने देश की रक्षा करनी है, अगर अपनी कल्चर की रक्षा करनी है, तो अपने आप को डिफेंड करने की शक्ति भी होनी चाहिए। एक बहुत ही अमेजिंग सीन है गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का जो इस थॉट को इलस्ट्रेट करता है। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. अब देखिए वो इवल भरे हो, बट शी इज ऑल्सो राइट। द वर्ल्ड विल ओनली रिस्पेक्ट यू इफ यू आर स्ट्रॉन्ग। आप सोचिए कि भाई बहुत लोग हैं दुनिया में रशियंस को कोई पसंद नहीं करता कुछ खास, लेकिन रशियन से कोई भी पंगा नहीं लेता, चाहे ऑनलाइन या असली दुनिया में। क्यों है ऐसा? Big champion, Alexander Kareli. What this guy has done, this is unbelievable. I mean, he went through 6 years without having a point scored on him. I mean, just think about that for a minute. He didn't just dominate the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. He terrified the world of Greco-Roman wrestling for 13 years. क्योंकि देखिए रशियंस का एक डीप और लेजेंडरी स्टेटस है मार्शल आर्ट्स में, चाहे सांबो हो, रेसलिंग हो, एमएमए हो, बॉक्सिंग हो, सब में वो सालों से डोमिनेट करते हुए आए हैं। मार्शल आर्ट्स में उनका एक डर है और इस डर की वजह से उनको दुनिया एक रिस्पेक्ट देती है। आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन पिछले कुछ सालों से इंडियंस के खिलाफ कितना रेसिज्म बढ़ रहा है। इंडियंस को वीक माना जाता है, फिजिकली इंफीरियर दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इंडियंस के बारे में। उसको टैकल करने का एक सॉलिड तरीका है कि आप सबको एक मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। मेरी हम्बल ओपिनियन में इंडियंस को रशियन से सबक सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं है, बल्कि ये दो काम करेगा। पहला, दुनिया में आपके लिए एक सॉलिड रेपुटेशन बनाएगा। लोग जानेंगे कि अब इंडियंस को लाइटली नहीं लिया जा सकता रशियंस की तरह ही। कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको लड़ना आता है, आप अपनी और अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं। हर इंसान को कम से कम इतने स्किल होने चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आपके पास वो टूल्स हो, वो स्किल्स हो कि आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे just because you learn a martial art, लेकिन it gives you a better chance than normal। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एक मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, चाहे कोई भी मार्शल आर्ट हो, जो भी आपके इंटरेस्ट का हो। अपने शेड्यूल के मुताबिक जब भी टाइम मिले बस सीखना शुरू करें। हमारे एसेटिक्स जो हैं, हमारे तपस्वी जो हैं, हमारे साधु जो हैं, जब जरूरत पड़ी थी भारत को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए थे। उनसे हमें सबक लेना चाहिए, उनकी हिस्ट्री ऑफ वैलर से एक सबक लेना चाहिए कि एज अ नेशन, एज अ पीपल, वी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि हम एक ऐसा कल्चर है, हम एक ऐसा देश है कि हमारे कई दुश्मन हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वेस्टर्न लोग हो, ये सब हमें एक इन्फिडेल की तरह देखते हैं। इन सब के लिए हम एक आईसोर है। We are the pagan civilization that survived। इनकी 1000 सालों की ताबड़तोड़ कोशिश के बावजूद हम आज तक खड़े हैं और आगे भी खड़े रहें। इसके लिए हमें अपने आप को भी इकोनॉमिकली ही नहीं बट फिजिकली भी ताकतवर बनाना जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से नागा साधुओं ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है पिछले सेंचुरीज में भारत के लिए, उससे आप क्या लेसन्स लेते हैं? जो लेसन्स मैंने दिए हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? आपका फेवरेट मार्शल आर्ट क्या है? अगर आपको एक मौका मिले कोई मार्शल आर्ट सीखने का, तो आप क्या सीखना प्रेफर करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताया। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि लोगों का फेवरेट मार्शल आर्ट क्या है या फिर वो क्या सीखना प्रेफर करेंगे। बाकी गाइस, प्लीज जॉइन आवर पेट्रियन एंड आवर यूट्यूब मेंबरशिप इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। जो मैं ड्यूरिंग द वीडियो नहीं बोल पाई हूँ, बहुत कुछ है इस वीडियो में बोलने के लिए। सबसे पहली बात, नागास की हिस्ट्री पे बात क्यों नहीं होती? अच्छा, हम हमेशा से जानते हैं कि नागा साधु हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते और इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, कंघी वगैरह नहीं करते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन कभी
हमने ये जानने की कोशिश करी कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, इनका रोल क्या है। ये बहुत पावरफुल लोग हैं और मैं तो हैरान परेशान रह गई हूँ कि किस तरीके से कि कभी बात नहीं हुई, कभी पता नहीं चला कि नागास हैं कौन बेसिकली। अच्छा, इन्होंने, अगर मैं इन शॉर्ट एक डेफिनेशन बनाऊँ इनकी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया को हिंदुस्तान को हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाले ये एक आर्मी है बेसिकली, जो बहुत निडर है, जो बहुत बेखौफ है, जो बहुत पावरफुल है और जो कभी भी किसी भी किस्म के हालात हो, कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल, पीछे हटने वाली नहीं है, पिछाड़ कर रख देने वाली है दुश्मन को। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं, बहुत कुछ तो मेरे दिमाग से निकल भी गया क्योंकि वो ड्यूरिंग द वीडियो ही आपके दिमाग में आ रहा होता है। जैसे कि महाराणा प्रताप की इन्होंने मिसाल दी कि उनका साथ दिया इन्होंने जब वॉर हुई तब। उसके बाद इन्होंने मिसाल दी अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट, इन्होंने उनको मार गिराया, उनको मार भगाया। फिर इन्होंने उनकी औरंगज़ेब की मिसाल दी, उस दौरान भी ये खड़े हुए, डट कर खड़े हुए, इन्होंने मार भगाया, उनको निकाल दिया और इंडिया में घुसने नहीं दिया, या जो उनका इरादा था उसे पूरा नहीं होने दिया। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया टाइम पे भी हम हमेशा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि जी मुसलमानों ने बहुत ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, हिंदुओं ने बहुत कुछ किया था और डिफरेंट लोगों के बारे में नाम आता है, डिफरेंट हीरोज़ का नाम आता है, लेकिन हम नागास को क्यों भूल जाते हैं? उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, वो भी हमेशा हाजिर थे, हमेशा जहाँ उनका वो कर सकते थे उन्होंने अपने मुल्क को अपने डिफेंड किया। और इनकी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा, देख कर ही बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वाले लगते हैं, क्योंकि मैं हैरान हो गई, 12 साल की प्रैक्टिस होती है इनके इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के पीछे इनका बहुत बड़ा संन्यास है। 12 साल का संन्यास होता है जिसमें इनको डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स सिखाई जाती है, जिसमें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है इनको, और ये किसी भी चीज़ से घबराते नहीं है, डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, इनकी आंखों में जब आप देखें, कुंभ मेले के दौरान मैंने बहुत सारे नागास को देखा, बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही थी, बहुत रिएक्शन दिया, बहुत पे नहीं भी दिया, तो उसमें मैं देखती हूँ इनकी आंखों में जो एक बेबाकपन है, एक सफाकी है, नो इमोशंस, नो एनीथिंग, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही हैरान करती थी, या ये कहें कि मुझे बहुत ही सोचने में मजबूर करती थी कि इनकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये ऐसे क्यों है। और आज जाके मुझे पता चला कि इनकी हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, इसमें बताया गया कि मराठास एम्पायर को बचाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। ये बात बिल्कुल ठीक कही नहीं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, पावरफुल बनेंगे, तभी हम अपने कंट्री को डिफेंड कर पाएंगे, तभी लोग हमसे डरेंगे और हमारे ऊपर हमें सॉफ्ट टारगेट नहीं समझेंगे। एटलीस्ट ऐसा तो है। ये बात तो सही है कि ज़रूरी है हर बार हम इसी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना हमारे हक में है, हमारे हाथ में है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आज़ादी का सहरा किसी एक इंसान को दे दिया जाए या एक कौम को दे दिया जाए तो ये गलत होगा। इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया में हर खित्ते के लोगों ने, हर शहर के लोगों ने, हर चप्पे के लोगों ने अपना खून बहाया है। आज़ादी के लिए सबका बहुत बड़ा रोल है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी एक को क्रेडिट दे देना और दूसरे को बिल्कुल भी ना देना, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी मुझे मेरे हिसाब से नाजायज़ है। तो नागास का नाम भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए, आज़ादी में भी, और कभी भी उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि नागास का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि लोग भी उनको टॉन्ट कर रहे हैं या उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये कितनी छोटी और गलत बात है। मतलब आप कैसे कर सकते हो कि आपकी कंट्री में रहने वाली कम्युनिटी है या एक सन्यासी लोग हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह का निकला हुआ पूरा होता है। मैंने कई बार कई वीडियोस में भी देखा है कि सेंट्स जो होते हैं, साधुज जो होते हैं, उनकी तो ज़बान से निकले हुए अल्फाज, उससे डरना चाहिए आपको कि अगर वो दुआ है तो भी वो पूरी होगी और वो बददुआ है तो भी पूरी होगी। तो आपको हद से ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करें, ना कि उनको फ़नी वे में लेके उनका मजाक उड़ाएं। वो बहुत गलत है, इसको समझने की ज़रूरत है। सो होपफुली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही। मेरी जो एक क्यूरियोसिटी थी वो ख़त्म हुई नागास को लेकर। अच्छा, नागा साधु जो नाम है, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, वो शायद बताया नहीं इन्होंने या मैंने नहीं सुना। नागालैंड से ये आर्मी वो करती थी,
बिलोंग करती थी, इसलिए नागा साधुस्तान है या फिर वैसे ही पढ़ा है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है ये आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन नो डाउट बहुत बड़ा रोल रहा है इनका इंडिया को बचाने में, इंडिया को तकसीम होने से रोकने में। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक का बहुत सारा ख्याल रखना।